हेलो 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 हेलो। बच्चे सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। और मेरी आवाज़ जिन बच्चों तक पहुंच रही है एक बार वो लोग बता देंगे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। मोनिका सिसोदिया, सिमी चौधरी, कल्पना शर्मा, विपिन जिंदल, अजीत गुजर, शिवानी, जयललिता अवस्थी, राजू अली, अर्चना यादव जी, उपेंद्र कुमार, प्रवीण, अर्जुन, प्रियांक, सोनू, अंजलि, राहुल तोमर। सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे भैया, क्योंकि आप लोग बाद में कहते हो कि सर क्लास लेट शुरू हुई और हमारी क्लास तो छूट गई 2-4 मिनट की, है ना। एक बार थम्स अप कर देना सभी, जिन बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि अब क्लास को शुरू कर देना चाहिए मुझको। शिल्पी यादव, सुशील कुमार, प्रियंकू, प्रियंकू है, प्रियंकू है। बोलेंगे भैया अभी तक थम्स अप नहीं आए मेरे पास, थम्स अप करके भेजेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों तक क्लास आवाज़ मेरी पहुंच रही है और आप क्लास को जारी कराने के लिए एकदम तैयार हैं। गुड मॉर्निंग नहीं है भैया, गुड आफ्टरनून है। 12:03 हो चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के थम्स अप आने लग गए हैं, काफ़ी बच्चों के थम्स अप आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है बच्चे, सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा आपका, आप जान रहे होंगे, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में। अभी मैं पहले आपको बता रहा था मगध साम्राज्य, और दरअसल में मगध साम्राज्य ही अभी पढ़ रहे हैं। मगध साम्राज्य में हमने पढ़ा था किसको, आपको प्राचीन मगध से लेकर के हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के शासक हमने पढ़ लिए सभी, किस तरह बिंबिसार से शुरू हुए, किस तरह अजातशत्रु उदयन से होकर के हम आगे बढ़े थे। ठीक है, फिर हमने शिशुनाग वंश को पढ़ा, और शिशुनाग वंश के बाद में हमने पढ़ा था आपका नंद वंश को, जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद। ठीक है, और महापद्म नंद के बाद में अंतिम शासक हुए घनानंद। घनानंद के समय पर ही सिकंदर का आक्रमण हुआ। यहां तक की बातें मैं आपको नोट करा चुका था। तो अब क्लास को शुरू करेंगे भैया आगे। तो ठीक है, तो यहां आपको कुछ चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले एक पॉइंट बनाना होगा आपको, भारत पर विदेशी आक्रमण। क्या बनाना होगा? भारत पर विदेशी आक्रमण। बताओ, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी सबसे पहला कौन है? फटाफट आंसर करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण किस तरह होने शुरू हुए? तो अभी तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं था दरअसल में। तो भारत पर जो ये विदेशी आक्रमण होगा, ये सबसे पहले करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया। सबसे पहले कौन करेंगे? ईरानियों ने किया। ईरानियों ने किया। ठीक है, इस बात में आपको कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है कोई। अब ये ईरानी कहाँ से आ गए? तो ईरान देश के नागरिक होंगे, सीधी सी बात है। और जो ये अपना देश भारत है, अपने देश भारत की बात आप करते हैं भैया, इंडिया की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पाकिस्तान वाले इलाके को भी ले लूँ, थोड़ा सा ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, नहीं रहने देते हैं। तो यहाँ आप एक बात देखते हो कि भाई भारत का जो ये आपका नॉर्थ है, ये है भारत का वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये ईरान है, इराक है, इधर ही आपका यूरोप है। वर्ल्ड मैप आप सभी जानते होंगे, है ना। वर्ल्ड मैप के बारे में जानते हो सभी? नहीं? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा है? मतलब वर्ल्ड मैप और मैप, इंडियन मैप, ये आपके अपने खुद के पढ़ने की चीजें हैं। तो ईरानियों ने भारत पर जो आक्रमण किया आपका भैया, ये बात समझने की है कि ईरानियों ने आक्रमण किया भारत पर। तो ये पहला व्यक्ति कौन था? तो लिख लेना, ये शासक था, ये शासक था डेरियस प्रथम। तो कभी भी पूछे किसने किया, तो ईरानियों ने। शासक का नाम पूछे तो डेरियस फर्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था इसने, सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ईरानियों में ये जो डेरियस प्रथम था, ये डेरियस प्रथम किस वंश से संबंध रखता था? तो इसका वंश था, लिखना, वंश था इसका हखामनी साम्राज्य। क्या बोलेंगे? हखामनी साम्राज्य से संबंध रखता था। हखामनी साम्राज्य, नोट करना। इसने दो महाजनपद मैंने आपको बताए थे, अगर पता हो आपको। इसने गांधार
बोलो, गांधार भारत की सीमाओं के अंदर स्थित था या बाहर स्थित था? गांधार बताया था और एक बताया था मैंने आपको कंबोज। गांधार और कंबोज को जीत लिया था, जीत लिया था। गांधार और कंबोज कहां बताए थे, जरा बताओ भैया। मैंने बताया था भारत की सीमाओं से बाहर, यहां गांधार और यहां कंबोज। तो ये दो महाजनपद ऐसे थे जो भारत की सीमाओं से बाहर थे, तो इसने भारत की सीमाओं से बाहर इस वाले क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, किसने? ये था डेरियस प्रथम। तो अब एक बात सोचो, ये जब डेरियस प्रथम का शासन हो गया होगा यहाँ गांधार पर, और गांधार पर इसने ये आक्रमण किया लगभग 336 ईसा पूर्व में। ठीक है, गांधार को जीता इसने 335 में, इसने जीत लिया था आपका किसको? कंबोज को जीत लिया था। तो अब शासनकाल किसका है? भारत की सीमाओं पर कौन बैठा हुआ है इस टाइम पर? भारत की सीमाओं पर बैठा हुआ है आपका डेरियस। सिकंदर से 10 साल पहले आकर के बैठ गया। ठीक है, अब अगर सिकंदर आएगा, सिकंदर चाह रहा है कि मैं भी भारत में जाऊं, तो यहां एक दर्रा हुआ करता था, जिस दर्रे को हम बोलते हैं भारत की सीमा में प्रवेश करने का दर्रा। तो दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। दर्रे का मतलब होता है भैया क्या? दो पहाड़ों के बीच की जमीन, दो पहाड़ों के बीच की जमीन होती है। तो अब सिकंदर अगर भारत पर आक्रमण करना चाह रहा है, तो आक्रमण तो कहां से हो पाएगा? आपका पहले गांधार को जीतना पड़ेगा और फिर कंबोज को जीतना पड़ेगा। है बात समझ रहे हो नहीं? यस और नो, इतनी बात भेजे में आ रही है भैया? बिल्कुल आ गई होगी। तो सीधी सी बात है, सिकंदर को सबसे पहले पराजित करना होगा। किसको? वो पराजित करना होगा उसको डेरियस फर्स्ट को, क्योंकि डेरियस फर्स्ट उससे पहले आकर के बैठ गया। अब होता है भारत पर इसके बाद में यूनानी आक्रमण। तो पहले ईरानी आए, पहले आए ईरानी, लिखना। ईरानियों के बाद में, ईरानियों के बाद में यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानी, यूनानी मतलब सिकंदर से तात्पर्य है मेरा यूनानी आक्रमण। सिकंदर यूनानी आक्रमण हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो अब सिकंदर किससे भिड़ जाएगा? तो सिकंदर भिड़ेगा अब आकर के डेरियस प्रथम से, और इसी युद्ध को हम बोलते हैं गोगा माला वॉर। इन दोनों के बीच में हुआ गोगा माला, या इसी को हम बोलते हैं उरुवेला। गोगा माला या उरुवेला का युद्ध, क्या बोलोगे? गोगा माला या उरुवेला का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध कब हुआ भैया? यह युद्ध हुआ आपका 331 बीसी में। कौन दो पार्टी हो गई इसमें? एक तो डेरियस है आपका, जो भारत की सीमाओं पर पहले से बैठा हुआ है, और आया कौन है अब आया है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानेंगे। ठीक है, इतनी बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे बाद में जुड़े होंगे। तो मैंने बोला भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था ईरानियों ने, और ईरानियों ने आकर के दो, ये जो महाजनपद थे, दो महाजनपद कौन कौन से? एक गांधार और एक आपका कन्नौज। गांधार और आपका कंबोज, इनको जीत लिया। तो अब जब सिकंदर आएगा तो सिकंदर को किसे हराना पड़ेगा? जो सीमाओं पर पहले से बैठे हुए हैं। तो वो शासक कौन है? डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम और सिकंदर के बीच में हुआ गोगा मेला का वॉर। गोगा माला भी बोलते हैं, उरुवेला भी बोलते हैं, कभी गलत नहीं करना। कौन सा युद्ध हुआ? गोगा मामला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक की बात में कोई समस्या बताएंगे एक बार, थम्स अप करके बताएंगे, बोलो एक बार भैया। ठीक है जी, आगे बढ़ें। तो अब आगे बात आती है गोगा माला। बच्चे ऐसा मत बोलो मैं बाद में जुड़ा हूं, रिपीट कर दो। अभी रिपीट किया है। 5000 कितने बच्चे देख रहे हो तुम? 6000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हो हैं? 6000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके। अब तुम बाद में जुड़ो तो इस बात की क्या जिम्मेदारी है बताओ? है 6000 बच्चे जब क्लास देख रहे हैं, चलो भाई। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इस युद्ध में विजय किसकी हुई भैया? विजय इसमें हुई सिकंदर की। लिख लेना, इसमें कौन विजयी हुआ? इसमें सिकंदर विजयी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो सिकंदर की एंट्री इस तरह से हुई। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होगा, असली टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, सिकंदर। ठीक है,
सिकंदर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। और कुछ ज़रूरी जो मिथ हैं वो जान लो। जैसे कहते हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, तो आप याद रख लेना सिकंदर ने पूरी दुनिया को नहीं जीता था। उस समय के अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया की, तो सिकंदर ने मात्र आपका 5% को जीता था। कितने परसेंट को जीता था? सिर्फ 5% को। ठीक है, तो ये हमें मिथ है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था। भारत को जीत लिया था क्या सिकंदर ने? सिकंदर ने भारत को पूरी तरह नहीं जीता था, और लगभग कुछ सीमा में प्रवेश करके पंजाब तक वो सीमित रह गया था। कहते हैं उसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो उसके बाद कहते हैं सिकंदर को बहुत अच्छा भारत लगा। सिकंदर की मित्रता हो जाती है राजा पोरस के साथ, और उसकी सेना भी व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। तो कुछ प्रमुख कारण थे जिसके बाद सिकंदर, और इनमें से एक प्रमुख कारण इतिहासकार बताते हैं, इसका जो प्रिय घोड़ा था बऊकेफला, उसकी मौत भारत में हुई। जिस पर बैठकर सिकंदर ने अपना विजय अभियान किया था घोड़े पर, बऊकेफला पर, तो कहते हैं सिकंदर उसकी मृत्यु से बेहद दुखी हुआ था, और इसके बाद सिकंदर वापस चला गया था। तो सिकंदर की बात करेंगे भैया, ध्यान से देखना। सिकंदर कहां का? मकदूनिया का शासक था। यूरोप में मैसेडोनिया जिसको हम बोलते हैं, मकदूनिया, या बोलो मैसेडोनियन, मैसेडोनियन एम्परर बोलते हैं इसको। मैसो गलत लिख दिया मैंने सब, मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया का शासक। पिता इसके फिलिप थे। पिता कौन है इसके? पिता थे, इनके पिता दरअसल में शासक थे। पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था पिता का? फिलिप नाम इनके पिता का था। और सिकंदर की अगर प्रमुख बात करते हैं, इसी को आप बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या बोलते हैं इसको? अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से इसको जाना जाता है। ये इसका उपनाम है। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। आ जाते हैं अपने इतिहास के पॉइंट पर, जहां एग्जाम से प्रश्न आते हैं। भारत में 326 ईसा पूर्व में आया। कब आया भारत में? 326 ईसा पूर्व में आया। आप कहेंगे जी गोगा मेला का जो युद्ध था वो तो 331 में जीत लिया, तो वो बाहरी सीमाएं थी, गंधार छोटा नहीं था, तो वहां तक अपना अभियान किया। फिर सीरिया में ये लोग बिजी रहे, ईरान इराक को ये लोग जीतने में बिजी रहे, है ना। इधर आपका कुछ इनका जो भाग था वो अफ्रीका की तरफ इनकी जल सेना मूव कर गई थी, तो 5 वर्ष इस बात में लग गए। तो 326 बीसी में आया। कब आया? 326 बीसी में। ठीक है, और यहीं लिख लेना वापस चला गया था 325 बीसी में। 325 बीसी में, 326 की शुरुआत में आया था लगभग, और 325 बीसी के मध्य में चला गया था। में वापस, क्या लिखा मैंने? वापस 325 बीसी में गया। तो ये जो टोटल टाइम पीरियड है सिकंदर इसका यहां रहने का, ध्यान से देखेंगे, 19 महीने तक भारत में रहा था। कितने? 19 महीने। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिकंदर कितने माह तक भारत में रहा था? 19 माह तक भारत में रहा। ठीक है, 19 माह तक भारत में रहा, और फिर क्या बोलेंगे? 325 में वापस चला गया। तो जब ये भारत में आया, तो यहां देखना, भारत में जब ये आया आपका, तो इस बात को क्या बोलते हैं हम? यहां आपकी एक नदी बहती है झेलम। ठीक है, झेलम। यहां नदी बहती है आपकी चिनाब। 2 नदियां हैं, झेलम और चिनाब। तो यहां क्या बात आप समझेंगे, मतलब चिनाब को आप ऊपर ही लेंगे तो ज्यादा ठीक है। तो झेलम और चिनाब की बात मैं आपसे कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? झेलम और चिनाब नदियों की बात। 2 नदियां बहती हैं, कौन कौन सी? मैंने बोला झेलम और चिनाब नदियां बहती हैं। ठीक है, झेलम और चिनाब नदियों के मध्य जो शासन था आपका, वो शासन था आपका राजा पोरू का। क्या बोलेंगे? राजा पुरु या पोरस। तो अगर सिकंदर को भारत की सीमाओं में अंदर जाना है तो सबसे पहले किससे टकराना पड़ता? राजा पुरु या पोरस से टकराना पड़ता, जो पंजाब का शासक था। तो आपसे पूछा जाएगा राजा पोरस का साम्राज्य कौन सी 2 नदियों के बीच में था? झेलम और चिनाब के बीच में था। जब सिकंदर यहां आगे बढ़ रहा है, कौन से दर्रे से आया? खैबर दर्रे से। तो यहां किसको हराना पड़ेगा उसको? राजा पुरु से। तो सबसे पहली उसकी लड़ाई किस भारतीय शासक से हुई थी? वो राजा पुरु से हुई थी। किससे हुई थी? राजा पुरु से हुई थी। यहां ये बात आ जाती है, नोट करेंगे। सिकंदर का भारत में पहला युद्ध,
सिकंदर का, पहले तो डेरियस प्रथम को हरा दिया, अब सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध, ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय शासक से युद्ध। इसी युद्ध को हम बोलते हैं हाइडे स्पीज का वार। हाइडे स्पीज, ठीक है, सिकंदर का किसी भारतीय शासक से युद्ध हुआ, उसको बोलते हैं हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध। इस युद्ध में बहुत कुछ सीखने के लिए है बच्चे। हाइडे स्पीज का युद्ध बोलते हैं। इसी को हम झेलम नदी है ना, झेलम का युद्ध बोलते हैं, झेलम वॉर इसी को कहते हैं हम लोग। इसी को हम झेलम का, वैदिक काल में मैंने क्या नाम बताया था बताओ, मैंने आपको ऋग्वेदिक कालीन नदियों के पुराने नाम बताए हैं, तो पुराना नाम बताओ जरा मुझे, क्या है इसका, क्या बोलोगे इसका? इसका पुराना नाम था झेलम का वितास्ता, वितास्ता वॉर या वितास्ता का युद्ध भी इसको हम बोलते हैं। कब हुआ था जी ये युद्ध? ये हुआ था जब सिकंदर भारत आया, तब जैसे ही एंटर कर रहा था 325 बीसी में हुआ। कब हुआ था बोलेंगे? 325 बीसी में हुआ, राजा पोरस से इसका युद्ध। तो राजा पुरु को इसने आपका बंदी बना लिया। राजा पुरु को बहुत हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि राजा पुरु बंदी बन करके इसके सिकंदर के सामने जब लाए गए बेड़ियों में कस करके, तो सिकंदर ने इससे पूछा कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो इन्होंने बिल्कुल निर्भीकता से कहा, आपको मेरे साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो इधर तो सिकंदर बैठा हुआ है ये ना, है ना, ऐसे दरबार में, इधर बेड़ियों में आपका राजा पुरु है, राजा पुरु, और इधर कौन है आपका? सिकंदर बैठा हुआ है भी है, सम्राट, और इधर बैठी हुई है इसकी पत्नी। इसकी पत्नी का नाम है रैक्सोना। क्या नाम था? रुखसाना भी कह देते हैं कुछ लोग इसको, रुखसाना ठीक नहीं है, वो कई जगह लिखा हुआ है रुखसाना, रैक्सोना नाम है इसकी पत्नी का, कभी रुखसाना बना दो इसको। क्या बोल देंगे इसको? हाँ, रुखसाना नहीं है, कभी वो बता दो, खालिद वाली रुखसाना, रैक्सोना है। क्या है? रैक्सोना। ठीक है, तो ये जो रैक्सोना है ये हंसी, मुस्कुराई, और मुस्कुराई ऐसे दो एक बार तो बालों में हाथ मारे इसने, और मुस्कुरा रही है इसको देख करके। किसको? राजापुरी की बहादुरी को देख करके। सिकंदर की नजर चली गई इस पर साइड में, सिकंदर ने ऐसा देखा साइड में, भाई तू क्यों मुस्कुरा रही है? क्या हुआ? नहीं हुआ क्या है ये तो बता। उसने कही जी मैं तो वैसे ही मुस्कुरा रही हूँ, ऐसे ही मुस्कुराने का मन कर रहा हूँ। अच्छा, इसने बहादुरी वाली बात कर दी, इस वजह से मुस्कुरा रही है। चल खड़ी हो, इसके राखी बांध दे। तो मतलब सिकंदर खुद जबरदस्ती जो है, अब समझ जाओ तुम, मतलब जबरदस्ती जीजा बनने के चक्कर में राजा पुरु का, है ना। तो भैया याद रख लेना, एक तो ये शासक हैं आपके राजा आम्भिक को कहा जाता है कि आम्भिक ने न्योता दिया था सिकंदर को। ठीक है, एक कहा जाता है कि राजा पुरु ने फिर क्या कर दिया, रैक्सोना ने राखी बांधी। तो सिकंदर आगे जितने दिन भारत में रहा तो इसका बड़ा ध्यान रखा किसने? राजा पुरु ने और आम्भिक ने, है ना। ये दोनों इसके विश्वास पात्र थे एकदम इंडिया में, और इसके सारे अभियानों में इसके साथ रहे थे, है ना। आगे नेक्स्ट अगली बात पर आएंगे। सिकंदर मैंने बताया कुल मिलाकर के 19 महीने तक भारत में रहा, है ना। इस बात को आपको भूलना नहीं है कि 19 माह तक भारत में रहा। किस दर्रे से आया था भैया? ये आया था आपका, क्या बताया मैंने आपको, खैबर दर्रे से होकर के आया था। कौन से दर्रे से? खैबर। इसका जो, अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, सिकंदर की सेना भारत में आ चुकी है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने, यहां बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, मना कर दिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूंगा, जरा देखना और सोचना दिमाग से थोड़ा सा, ठीक है। पैदल मत हो जाना दिमाग से, कभी पैदल हो जाओ। दिमाग से पैदल बनोगे तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज नहीं आ पाएगी, है ना। थोड़े से शार्प और थोड़े से होशियार बनो। मैंने बताया जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो कौन सा शासक था? घनानंद था। मैंने बताया चाणक्य से जाकर के मिले थे घनानंद से कि भैया भारत पर एक विदेशी आक्रमण होने वाला। घनानंद ने कही जा जा जा, अपना काम कर, है ना, मैं अपना आप देख लूंगा, मगध की गद्दी पे मैं बैठा हुआ हूँ, तू बैठा हुआ। तो चाणक्य के साथ इसने बदतमीजी की थी, तो चाणक्य ने शपथ ले ली थी भाई जो नंद वंश का नाश मैं करूंगा, है ना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। तो
तो चाणक्य को तो पता चल गया था। यहाँ यहाँ समझना ध्यान से, आचार्य चाणक्य जो तक्षशिला से गए थे, इसके बाद मैंने क्या बताया था, तक्षशिला में विश्वविद्यालय में थे, तक्षशिला से ये गए थे यहाँ, ठीक है, पहले ही कम से कम 2-3, जब इन्हें पता चला था ना कि भाई वहाँ युद्ध हो गया 5 साल पहले, कब, किससे, डेरियस वाला युद्ध, तो इन्हें पता थी अब ये इंडिया आएगा, पक्का आएगा इंडिया, तो ये इससे मिले थे। और जब यहाँ से बेइज्जत होके वापस निकल रहे थे तो यहाँ एमपी के पास में, मध्य प्रदेश के पास में, इन्हें छोटे बच्चे आपका खेल खेलते हुए मिले थे, छोटे बच्चे खेल खेलते हुए मिले थे, जिनमें एक बच्चा उनके डिसीजंस को सुना रहा था, उनके डिसीजंस को मतलब निर्णय ले रहा था बच्चों के खेल के बारे में। राजकीय खेल था जिसको सब लोग खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा राजा बनता है। तो चाणक्य ऐसे बैठ के सुनने लग गए उसकी बात को, और उसकी निर्णयन क्षमता देखकर, उसकी डिसीजन मेकिंग देख करके उन्होंने बोला, इस बच्चे को मैं, चाणक्य ने ये सोचा कि इस बच्चे को मैं भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा। तो यहाँ से उन्होंने इस बच्चे को, जो ये बच्चा मतलब जिस बस्ती में था उस बस्ती में ये गए, तो इन्होंने देखा इनके जो मूरा, इनकी माता का नाम बताया जाता, मूरा नाम था इनकी माता का, चंद्रगुप्त मौर्य की का। तो इन्होंने बोला कि भाई ये बच्चा मुझे चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं कि इन्होंने इस बच्चे को खरीदा था 8 करसापण मुद्राओं में। तो वहीं से हमें पता चलता कि करसापण नाम की एक मुद्रा चलती थी मौर्य वंश में, क्या, करसापण, करसापण मुद्रा में 8 करसापण में इसको खरीदा था। अभी समझना बस, ये आपके सोचने और समझने की चीज है। 8 करसापण में खरीदा और इस बच्चे को अपने साथ तक्षशिला ले आए थे, ठीक है। तो ये कैसे मुलाकात हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की और आचार्य चाणक्य की, क्यों हुई थी, क्या कारण थे, मैंने आपको बता दिया। तो भैया यहाँ एक बात आती है, तो ये सिकंदर की सेना ने जो व्यास नदी को पार करने से इनकार किया था, इसमें सबसे बड़ा काम था चाणक्य का। तो ये लोग तंबू लगा करके ऐसे रुके हुए थे, सिकंदर की सेना तंबू लगा करके बैठी हुई थी, भेष बदल के चाणक्य और साथ में अब उस छोटे बच्चे को लेकर के गए। ये रात को सो रहा है यहाँ, ऐसे रात को सो रहा था, मान के चलो कोई एक यूनानी सैनिक, और रात को ऐसे जाके उसके बराबर में लेट गए ये भेष बदल के सैनिक का, और कह रहे यार आज तक व्यास नदी में, व्यास नदी में जिस किसी ने भी पैर रखा है वो तो समझो भस्म हो गया। इस टेंट में से निकले, इस टेंट में पहुंच के, यार व्यास नदी इतनी खतरनाक है, जो उसमें पैर रख देता ना उसको कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दिन बाद उसके पैर गल जाते हैं। तो इस तरह से मतलब इन्होंने भ्रांतियां फैलाई, ये तो मैं ऐसे आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये जो सिकंदर की सेना मतलब पहले ही डर गई थी, और व्यास नदी में ऊपर से आ गई थी बाढ़, तो इन्होंने सोचा भैया अब तो तुम्हें खा जाएगी व्यास नदी, अब तो व्यास नदी तुमको खा जाएगी। तो इसीलिए सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिकंदर के गुरु कौन है, सिकंदर के गुरु कौन थे बताओ, अरस्तु। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी कई बार बता चुका। अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो, प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन माने जाते हैं, सुकरात। क्या बोलेंगे, प्लेटो के गुरु कौन है, प्लेटो के गुरु हैं सुकरात, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, भोकाल जैसी स्थिति, भोकाल जैसी स्थिति, क्या बोलोगे, अरस्तु, अरस्तु के बाद में प्लेटो। अरस्तु की बुक का नाम याद रख लेना, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बुक किसकी है, ये अरस्तु की है। और प्लेटो की बुक कौन सी है, प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक बुक को, किसको, रिपब्लिक बुक को लिखा है। सुकरात ने कौन सी बुक लिखी है, कोई पुस्तक नहीं लिखी, ठीक है। तो विश्व विजय का जो सपना दिखाया, विश्व विजय का जो सपना दिखाया था सिकंदर को, वो दिखाया था इनके गुरु अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने दिखाया था। और यहां नोट करना, सिकंदर के साथ आए विदेशी लेखक, सिकंदर के साथ आए, साथ आए व्यक्ति लिख लो, लेखक नहीं, साथ आए व्यक्ति, मैं अपना आप बता दूंगा लेखक कौन है कौन नहीं है। सिकंदर के साथ जो भारत में व्यक्ति आए थे, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सिकंदर की पुस्तक होमर है, भाई होमर आदमी का नाम है, पगलू यार, सिकंदर की पुस्तक होमर है, क्या नाम है इसका, दिखाना जरा, रोबिन कुमार, रोबिन उथप्पा बना दूंगा तेरा, अपने पास से मत बना प्रश्न। चलो, सिकंदर के साथ आए व्यक्ति कौन कौन है, देखो एक तो आया इसका जो थल सेनापति था, ठीक है, एक तो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर, ये इसका थल सेनापति है। ये कौन है, इसका थल सेनापति। थल का मतलब होता है जमीन पर जो सेनापति हो। सिकंदर के पास थल सेना भी थी और जल सेना भी थी, ठीक है। दूसरा व्यक्ति था सिकंदर के साथ आने वाला नियारकस, क्या बोलेंगे, नियारकस था, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, नेरियाकस हो जाएगा ना ऐसे तो, नियारकस था।
ये कौन था? ये जल सेनापति था। कौन था? जल सेनापति था। तीसरा व्यक्ति इसके साथ आया था फिलिप। कौन? पिता नहीं है इसके, फिलिप नामक एक इसके साथ था, जैसे समझ लो इसका मैनेजर था, मैनेजर है ना, प्रबंधक था, जो सारी चीजें देखता था, युद्ध वुद्ध वगैरह की प्रबंधक था इसका। चौथी बात अगर हम करते हैं, चौथी बात इसके साथ आया आपका एना सिक्रीटस। क्या बोलेंगे? एना सिक्रीटस, ये चौथा व्यक्ति है। ये कौन है जी? ये इतिहासकार है भैया। ये कौन था? आपका एक इतिहासकार था, इतिहासकार। पांचवा आया इसके साथ ऑरिस्टोबुलस, ये भी एक इतिहासकार है, ऑरिस्टोबुलस। तो इससे बहुत क्वेश्चन बनता है सिकंदर के साथ कौन आया था कौन नहीं आया था। ऑरिस्टोबुलस ये भी क्या है? ये एक इतिहासकार था। ठीक है, तो सिकंदर के साथ आए लोग हैं ये। और जो बच्चा ये होमर के बारे में बोल रहा था, इसे मैं बता देता हूँ एक बार। सिकंदर की प्रिय पुस्तक है भैया वो, सिकंदर की फेवरेट बुक है वो, सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक। अरस्तु ने कहा था कि बेटा अगर जीतनी है ना दुनिया, जीतनी है दुनिया, तो ये किताब अपने साथ रख लेना और इस किताब की पंक्तियों को याद रख लेना। ये पुस्तक का नाम है इलियड, होमर नहीं है बच्चा, पुस्तक का नाम है इलियड। इसके जो राइटर है वो राइटर है आपका होमर। क्या बोलोगे? राइटर होमर है। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या था? इस पुस्तक में युद्ध की कहानियां, अगर आप बच्चों से कुछ हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो एक मूवी है ट्रॉय, अगर आपने देखी हो, TROY, बताना जो बच्चों ने देखी है थम्स अप करके। तो ट्रॉय मूवी जो है वो ट्रॉय मूवी इसी पुस्तक की पटकथा पर लिखी हुई है। यूरोप के युद्धों के बारे में, ट्रॉय साम्राज्य के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, जो सिकंदर हमेशा पढ़ता रहता था और सिकंदर इस पुस्तक को अपने पास रखता था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो एक बार। ठीक है, बहु केफला भी आया था ना सर इसके साथ। बहु केफला इसके घोड़े का नाम, अभी बताऊंगा दोस्त, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक बच्चे ने, है ना। तो सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम था बहु केफला। मैंने बताया ना सिकंदर बहुत ज्यादा दुखी क्यों हुआ था। बहु केफला वापस जाने के कारण थे कि सिकंदर अपनी पूरे विजय अभियान में इसी बहु केफला पर सवार था। ये सिकंदर के घोड़े का नाम है। और सिकंदर ने भारत में बहु केफला नामक एक नगर भी बसाया था। क्या बसाया था? बहु केफला नामक एक नगर भी इसने यहाँ भारत में बसाया था। ये बात आप कभी मत भूलना, है ना। बहु केफला बसाया था, तो यहाँ नोट कर लेना छोटे से एक बात में, बहु केफला नगर बसाया था एक तो भारत में, बहुकेफला नगर, और एक नगर और क्या था? निकैया नगर। निकैया नगर भारत में बसाए थे। चलो भाई, ये सिकंदर द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर हैं। सिकंदर जहां भी जीतता था वहीं नगर की स्थापना करता था, और अलेक्जेंड्रा नाम से ही बहुत सारे इसने बसा दिए थे शहर। 300 तो अलेक्जेंड्रा ही इसने बसा दिए थे। ठीक है, ठीक है, इसके नाम पर एक नगर बसाया। बहुत बढ़िया। बहुकेफला कौन था बच्चे? बता तो दिया बहुकेफला कौन है, हैं? अब इससे कोई रिश्तेदारी थोड़ी बना सकता हूँ मैं तुम्हारी, घोड़ा है ये। अन्नी में बता देता ये इंसान होता तो ऐसे ऐसे बन के तुम्हारे ताई के, मामा के, ताऊ के, और ऐसे ऐसे लगता था ये, तब तो बता देता मैं। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? देखो एक आया सर इब्न बतूता, किसके किसके काल में, किसके साथ आया था? पगलू, इब्न बतूता आएगा 1333 में। अभी तुम चल रहे हो ईसा पूर्व में, है ना। इब्न बतूता बच्चा 1500 साल बाद आएगा। अभी अभी इब्न बतूता क्यों बुला रहे हो? 1333 में आएगा वो इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जब बात करेंगे उसकी। पुष्पा, अपन झुकेगा नहीं, अपन झुकेगा नहीं, बहुत मेहनत करेगा रे। बहुत बढ़िया। चलो, जैसे समझो इब्न बतूता जैसे कोई सोने की ईंट धर गए हो इसके नाम पर। और ये जिस दिन ऐसा नहीं होता था कि इसको पता चल जाएगा इब्न बतूता किसके साथ आया था, फिर ये लिंक निकालेगा, तो इब्न बतूता ने इसके लिए सोना दबा कर रख रखा हमारे भाई के लिए। हमें दे दिए भैया एक आध ईंट, जब मिल जाए उसमें से। पढ़ नहीं सकते दिमाग में, मैं कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं उस पर फोकस करा करो। ये जो बच्चा लीक से हट के प्रश्न करेगा ना, ये तैयारी करता रहेगा, मैं बता रहा हूं। ना तो इसके ये तैयार होने का, ना इसके वो तैयार होने का, क्योंकि इसकी बुद्धि अभी कहीं और काम कर रही है। और ये दिमाग की बच्चे क्षमता है, मस्तिष्क की क्षमता है कि आप जिस तल्लीनता से किसी चीज में डूबे रहते हैं वो उतने समय तक के लिए स्थायी हो जाती है। जब जब आपका ध्यान कहीं और होगा तब तब सब रफ हो जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। बस ये याद रह जाएगा बहु केफला, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। चलो चलें भी आगे, थम्स अप करके बताओ एक बार, आगे बढ़ें।
थम्स अप करके आगे बढ़े। सिकंदर के घोड़े का नाम ये क्या था? ये बऊकेफला था, और इसने बऊकेफला नगर यहाँ बसाया। ये सिकंदर के बारे में बस इतनी सी बातें हैं। और याद रख लेना, जैसे मैंने एक व्यक्ति बताया था ना आपको, फिलिप, तो सिकंदर जब वापस गया था ना, तो अपना साम्राज्य वो इन्हीं इन्हीं लोगों में बांट करके चला गया। जैसे सीरिया वाला क्षेत्र था, सीरिया वाला क्षेत्र था वो सेल्यूकस को दे करके चला गया था, है ना। निरियाकस को दे दिया था आपका इधर अफ्रीकन बॉर्डर नीचे की साइड में। फिलिप को दे दिया था भारत वाला हिस्सा, भारत का जो जीता हुआ हिस्सा था वो किसको सौंप करके चला गया था? फिलिप को सौंप करके चला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। वापस जा रहा था सिकंदर, तो कहां सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु नोट करना, सिकंदर की मृत्यु हर दो मेरा दोस्त बताएगा सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी फटाफट। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 326 में तो आया, 323 ईसा पूर्व में। कहां हुई थी? मिस्र के बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर मरने वाला था, सिकंदर को पता था मैं मरने वाला हूं, तो सिकंदर ने क्या कहा था? भैया मेरा हाथ ऐसे खोल के रख देना, ऐसे, ताकि दुनिया को पता चले कि विश्व विजय का जो सपना देख रहा था वो भी खाली हाथ जा रहा है ना। तो वो इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में ज़्यादा इतिहासकार बताते नहीं है कि ऐसा कुछ था, कुछ लोगों ने मिथ भी मानते कि ऐसा कुछ नहीं था। तो अब बात आई, सिकंदर भी वापस चला गया, व्यास नदी को मना भी कर दिया, चाणक्य की राजनीति भी काम में आ गई, घनानंद का साम्राज्य खत्म हो चुका है। अब बात आती है किसकी? मौर्य साम्राज्य की। किसकी बात आती है? मौर्य साम्राज्य, मौर्यन डायनेस्टी की बात आती है। और मौर्य साम्राज्य को हम कब से बोलेंगे? जब सिकंदर वापस चला गया उसके अगले ही वर्ष 322 ईसा पूर्व से। क्या बोलोगे? 322 ईसा पूर्व से लेकर के और आपका 185 तक। क्या बोलेंगे? 185 बीसी तक क्या रहा आपका? ये रहा मौर्य साम्राज्य। बताओ कितने वर्षों तक का ये साम्राज्य है? कुल कितने वर्ष हुए भैया? बोलो एक बार, कितने बोलोगे? 137 वर्षों का साम्राज्य है। कितने? 137 ईयर्स। ठीक है। सेल्यूकस, निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को तो आ जाने दो, तब करवाएंगे युद्ध। ठीक है, चलो। अरे कहीं नहीं पूछा जाएगा सिकंदर किसकी वजह से मरा। अब मैं तुम्हें बता लगूँ मेनिंजाइटिस की वजह से मरा, ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते हैं। दिमागी बुखार हो गया तो भैया इसको ऐसे याद कर लेना, अगर जो याद करना चाह रहे हो। मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? संस्थापक थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। समझेंगे तो कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले फैक्ट समझ लो ताकि चीजें, नाम तो पता रहें आपसे। राजधानी कौन सी थी इनकी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री कौन है इनके? प्रधानमंत्री है इनके आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने जो भी कमांड दे दी चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी सवाल ही नहीं करा, कभी सवाल ही नहीं करा, जो भी बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? पहले तो आचार्य चाणक्य जी के बारे में आपको बता चुका कि ये तक्षशिला के प्रोफेसर थे। चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से किसको जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से आचार्य चाणक्य जी को जाना जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त हो गए, और आपका क्या हो गया? चाणक्य हो गए। चाणक्य। कौटिल्य, कुटिल बुद्धि थी तो कौटिल्य बोलते, तेज दिमाग, कौटिल्य। और साथ में बोलते हैं भारत का मेकियावेली। भारत का मेकियावेली। मेकियावेली क्या होता है जी? ये तो भैया मेकियावेली का मतलब है कि ऐसे ही एक लेखक हुए, यूनानी लेखक है, नाम है मेकियावेली उनका, और मेकियावेली ने एक पुस्तक लिखी है। यूनानी लेखक है, क्या बता रहा हूं मैं आपको, एक यूनानी लेखक है मेकियावेली, और मेकियावेली ने पुस्तक लिखी है आपकी, मेकियावेली की बुक का नाम है द प्रिंस। क्या बात है? द प्रिंस बुक लिखी है उसने। तो ये लगभग सेम सेम बातें हैं कि जो आचार्य चाणक्य हैं, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, समझना मेरी बात को, क्या रिलेट कर रहा हूं मैं। आचार्य चाणक्य जी ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है आपका अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। अब इस अर्थशास्त्र को वो इकोनॉमिक्स मत समझ लेना, ये अर्थशास्त्र मतलब धन संबंधी, राज्य संबंधी पुस्तक थी, तो इसको हम बोलते हैं राजनीति से संबंधित पुस्तक। राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। इसमें कहीं धन वन के बारे में नहीं है, है ना।
संबंधित पुस्तक। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, वो पुस्तक संबंध रखती है राजनीति विज्ञान से। तो ऐसी ही पुस्तक मैकियावेली ने लिखी थी द प्रिंस। द प्रिंस में बताया गया था स्टेट की परिभाषा, राज्य शब्द के बारे में मैकियावेली ने भी लिखा है ना। और आचार्य चाणक्य की पुस्तक में भी राजनीति के बारे में बताया गया कि राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको कैसे कार्य करने चाहिए, कैसे धार्मिक कार्य उसको नहीं करना चाहिए, कैसी नीतियां उस शासक की होनी चाहिए। ये सभी बातें आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक किसमें की हैं, अर्थशास्त्र में बात की। समझ रहे हो। तो अर्थशास्त्र का कई बार पूछा जाता है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीति से उसका संबंध है। तो समझ गए भारत का मैकियावेली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैकियावेली की भी ऐसी ही पुस्तक थी राज्य की परिभाषा के ऊपर, राज्य को कैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, थम्स अप करके बताएंगे इतनी बात में कोई दिक्कत भैया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाते हैं हम वापस से मुद्दे की बात पर। मैंने बोला संस्थापक कौन है इनके, चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र है। राजधानी कितनी है, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है, शासनकाल है वो शासनकाल है 322 से, 322 ही बताया मैंने, कुछ और तो नहीं बताया, हाँ 322 ही बताया। शासनकाल था 322 से लेकर के 298 बीसी तक, 322 से लेकर के 298 बीसी तक का इसका शासनकाल है। ठीक है। पत्नी कौन है, पत्नी है चंद्रगुप्त मौर्य की दुर्धरा। दुर्धरा क्या बोलेंगे, दुर्धरा। अन्य नाम कौन कौन से हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, किन किन नामों से हम जानते हैं बच्चे, किसी का भी पहले ट्री जान लो एक छोटा सा, तब बाकी बातें जानते हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके, भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता मतलब भारत जो बटा हुआ था ना, मगध में इधर उधर सब चीजों में बटा हुआ था, तो चक्रवर्ती सम्राट बना, पूरे भारत को एक किया, भारत का मुक्तिदाता। एंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है, एंड्रोकोट्स, ये यूनानी साहित्य में कहा जाता है इसको, है ना, एंड्रोकोट्स। एक नाम पूछा जाता है सैंड्रोकोट्स नाम से किस शासक को जाना जाता है, सैंड्रोकोट्स नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो भारत का मुक्तिदाता इसी को बोला जाता है एंड्रोकोट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कह करके किसने पुकारा है, तो इतिहासकार हुए हैं, याद रख लेना। एंड्रोकोट्स इसको कहा है एपियन ने, किसने, एपियन एंड प्लूटार्क ने कहा है, ये इतिहासकार हैं, एपियन एंड प्लूटार्क ने कहा। ठीक है। सैंड्रोकोट्स इसको कहा जस्टिन इतिहासकार ने, एक इतिहासकार हुए हैं यूरोपियन, जस्टिन ने कहा। आपको कैसे पता जी यही कहा था इसने, जब नाम सैंड्रोकोट्स है उसका, तो यूरोप का जितना भी साहित्य है उसमें सैंड्रोकोट्स नाम ये लिखा हुआ है। ये बात बताई थी विलियम जोन्स ने। कौन व्यक्ति है, विलियम जोन्स, जिसका नाम मैं अक्सर लेता रहता हूं, कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वो इतना चालाक व्यक्ति था, उसे पता था कि इनके धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज्ञान है, तो उनको अंग्रेजी में बदलवाया था उसने, किसने, अंग्रेजी में बदलवाया था, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। चलो भाई, मुक्तिदाता इसको बोल दिया, भारत का मुक्तिदाता था, क्योंकि भारत बच्चे बटा पड़ा था अलग अलग साम्राज्यों में। जैसे कि मान के चलो मगध था, घनानंद तो नालायक था, घनानंद तो बड़ा क्रूर शासक था, तो ऐसे लोगों को इसने गद्दी से हटाया, ऐसे लोगों का इसने खात्मा किया, इसीलिए इसको बोला गया भारत का मुक्तिदाता। ठीक है। तो शासक बन जाता है, यहां तक की बात में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पत्नी मैंने बताई दुर्धरा। ठीक है। और यहां इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आता है 305 बीसी का वार। 305 बीसी में नोट करेंगे, 305 बीसी में किससे युद्ध लड़ा था। ठीक है। जस्टिन ने मौर्य को सैंड्रो, बिल्कुल नुतेश माथुर जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। 305 बीसी में, यहां से लिखेंगे 305 बीसी में, क्या बोला मैंने, 305 बीसी में इसने क्या कर दिया आपका, बोलेंगे एक बार, किससे युद्ध लड़ेगा, ये जो आपका सिकंदर का सेनापति था। 305 बीसवी में सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। आप कहेंगे जी आप अभी तो बता रहे थे भैया सेल्यूकस निकेटर को सीरिया वाला क्षेत्र मिला था, है सीरिया वाला क्षेत्र भारत के, देखो इधर पड़ता है सीरिया, अगर मैं बात करूं आपसे तो इधर स्थिति सीरिया की, इस वाले क्षेत्र में था आपका सेल्यूकस निकेटर। इनको क्यों लड़ रहे हैं ये, सेल्यूकस ने सोचा जैसे सिकंदर ने जीता था ऐसे तू भी जीत ले भैया, हैं, इसने ऐसे सोचा। तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, लेकिन सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया, हार गया। कौन हारा,
सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को हार गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो भैया जब सेल्यूकस निकेटर हारा तो सेल्यूकस निकेटर ने लिखना, सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति, याद रख लेना। इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी का नाम है कार्नेलिया। क्या नाम है? कार्नेलिया, जिसको हेलेना नाम से भी जाना जाता है, कार्लेनिया। हेलेना की शादी, यूरोपियन है, अंग्रेज है, शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। सीएम बोलेंगे, सीएम भरत, ऐसा नहीं, सीएम चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। अब बेटी से ऐसी थोड़ी शादी कर ली होगी। पहला आया आचार्य चाणक्य जी के पास, कैसे कह रहा जी, ऐसा कह रहा आचार्य चाणक्य जी, भूरी है, भूरी से शादी कर लूं। भूरी मतलब सुंदर, अंग्रेज है। तो कह रहा जी उसके पापा कह रहे शादी कर लो हमारी लड़की से, युद्ध में तो हम हार ही गए हैं जी, तो मैं तो रिश्तेदार बनाना चाह रहा हूँ तुम्हें, हमारी लड़की से, हमारी भूरी से शादी कर लो। तो उन्होंने कही ठीक है भैया, आचार्य चाणक्य ने कही ठीक है शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक वचन देना होगा कि तुम्हारा और हेलेना का जो भी पुत्र होगा उसको आप भविष्य में भारत का सम्राट नहीं बना सकते हो। कभी कल को आप कहने लगो, हेलेना कहने लगा जी मेरा बेटा गद्दी बैठेगा, नहीं, बेटा बैठेगा तो दुर्धरा का बैठेगा। उन्होंने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, और शादी कर लूँ जी। बोले कोई दिक्कत नहीं है, शादी करो, कोई आफत नहीं आ रही शादी में। तो कार्नेलिया हेलेना से शादी कर दी, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य से। और दहेज भी दिया भैया, भूरी भी मिली। भूरी बहू कह देते हैं ना, कोई तो ऐसे कह देता है, ऐसे गांव में कहते हैं। जैसे कोई बालक किसको मलूक सा रह रहा है ना, जैसे थोड़ा सांवला बालक है तो उसका नाम रख दें काड़ू, है ना, और जो मलूक सा बालक है उसका नाम रख दें भूरू या भूरा, और लड़की का नाम रख देते हैं भूरी। चलो भी। और दहेज में क्या हो गया? दहेज में 4 प्रांत दिए थे। दहेज में काबुल, कांधार, मकरान और हेरात दिए। मकरान और हेरात दिए। अब ये चारों पढ़ते कहाँ थे? तो भारत की स्थिति में मैं आपको बार बार बताता हूं, तो भारत के यहां इन चारों की स्थिति थी। तो आचार्य चाणक्य जी का सपना क्या था? वो सपना देखते थे अखंड भारत का, ऐसा भारत जो टूटे ना। देखो भारत में पहले भारत भी था, ये जो आज का बांग्लादेश है ये भी भारत में था, ठीक है, जो आज का अफगानिस्तान है ये भी भारत में था, जो पाकिस्तान है ये भी भारत में था, ये सब अखंड भारत था। और इसका सपना देखा था आचार्य चाणक्य ने। और अखंड भारत कब कब टूटा? ये जैसे 1893 में अलग हो गया, पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया, बांग्लादेश 1971 में, मतलब हो तो बांग्लादेश भी 1947 में गया था, फाइनली 1971 में अलग हो गया। तो अखंड भारत आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बनाया हुआ था। दहेज में ये 4 जगह और मिल गई आपकी, पाकिस्तान अफगानिस्तान से आगे वाली, ठीक है। कौन कौन से? मकरान पूछा जाता है, इनमें से कौन सा सेल्यूकस निकेटर ने नहीं भेजा था। अब इंपॉर्टेंट बात, और क्या किया सेल्यूकस निकेटर ने? साथ ही एक दूत मतलब जो मैसेज लेके आता है, साथ ही एक दूत मैगस्थनीज को सीएम के दरबार में भेजा। सीएम के दरबार में भेजा, है ना। तो मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मैगस्थनीज किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसके दरबार में आया? ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और बच्चा याद रख लेना यहां से ये बात, मैगस्थनीज की बुक है, मैगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। क्या कौन सी पुस्तक लिखी इसने? इंडिका बुक को लिखा है। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिका पुस्तक में क्या बताया गया? तो इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र का प्रशासन बताया गया है। पाटलिपुत्र का प्रशासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की राज व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। किसके द्वारा? ये सब कुछ बताया है आपका, क्या बोलोगे? मैगस्थनीज ने बताया है। किसने? मैगस्थनीज ने बताया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
यहां तक की बात में कोई परेशानी? ठीक है जी। अब आ जाओ अगली बात पर। तो ये बुक किसने लिखी? मैगस्थनीज। ये बुक लिखी इंडिका। इंडिका में क्या बताया गया? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया। ये बात आपको कभी भी भूलनी नहीं है। फिर बात आती है यहां, जैसे हम बात करने लग जाते हैं आपका सुदर्शन के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले हमें बात करनी होती है एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है ये, पहली बात तो। अभिलेख मैं आपको सारे एक साथ एक क्लास में भी करवाऊंगा। जूनागढ़ अभिलेख तो ये रुद्रदामन ने जारी कराया था। रुद्रदामन आगे आएंगे आपका, जब विदेशी शासक आएंगे, रुद्रदामन ने जारी कराया। ये छोटा सा कहीं पॉइंट बना करके लिख लेना ऐसे। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया था? रुद्रदामन ने जारी कराया था। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? आपकी गुजरात, सौराष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, तो आपसे पूछता है कई बार सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। और इस सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? हम क्यों यहाँ बात कर रहे हैं? तो दरअसल में सुदर्शन झील जो थी, ये नोट करना, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण जो आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य है, सीएम के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था, पुष्यगुप्त ने कराया था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से, चंद्रगुप्त मौर्य से कभी मत भूलना। जूनागढ़ अभिलेख, ये भी बात याद रख लेना, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? अभिलेख कौन सा है? वो है आपका भैया जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, सूर्य बैच वाले कितने हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम में सूर्य बैच कितने बच्चों ने लिया था? या सूर्य बैच वाले पुराने छोड़ो, नए बच्चे लिखो। सूर्य बैच वाले छोड़ो, सूर्य बैच वाला कोई भी नहीं लिखेगा। न्यू वाले बच्चे एन लिख करके भेजेंगे, एन और न्यू। जिन्होंने पहली बार कोर्स लिया है, आज तक तैयारी भी नहीं करी, मतलब या करी है तो कहीं और करी है, या ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ते थे, यहां न्यू आए हैं, न्यू एन बनाएंगे, यहां न्यू आएंगे। नितेश कुमार जी, जैन धर्म की दीक्षा बच्चे, आगे आएगा, आगे आएगा, वो बताऊंगा मैं। भद्रबाहु के बारे में जिक्र आगे करेंगे। बोलो भैया, फटाफट बोलेंगे। ये मैं नहीं जानता भाई, प्रिया कुमार नहीं जानता बच्चे, ये नहीं जानता। न्यू 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 बच्चे लिखेंगे भैया, न्यू बच्चे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत गजब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो फैमिलियर हो चुके हो आप। जूनागढ़ अभिलेख जो जारी कराया गया, ये रुद्रदामन के द्वारा, इसी से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाए गए, इसकी हमें पता चलती है। ठीक है, और याद रख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म का मानने वाला था। तो भैया आपको एक बात याद हो, मैंने बताया था जैन धर्म में, जैन धर्म की दो शाखाएं थी, कौन कौन सी? दिगंबर और श्वेतांबर। तो मैंने एक बात आपसे वहीं बोली थी कि मौर्य काल में अकाल पड़ा था, और अकाल के समय जो लोग दक्षिण में चले गए वो दिगंबर कहलाए। याद है या नहीं? आप कहेंगे भैया जी याद है, जो बच्चा अच्छा होगा उसके तो याद ही होगा, जो घर नहीं पढ़ता होगा, नालायक, उसके कुछ याद नहीं होगा। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसके समय पर पड़ा था अकाल। क्या पड़ा था इसके समय? अकाल पड़ा था। तो अकाल में इसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो अपने ऐसे गुरुओं से बैठ करके पूछ रहा, कह रहा कि जी आपने जो ये आपके पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म की कहानियां हैं, पुनर्जन्म के फल हैं कि आपके ही साम्राज्य में अकाल पड़ रहा है, जनता परेशान हो रही है। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी जान देने के लिए, मतलब विक्षिप्त हो गए थे, तो तभी इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो याद रख लेना, जैन धर्म की दीक्षा, बोलेंगे जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी इन्होंने? जैन धर्म की दीक्षा यानी कि जैन धर्म के बारे में सीखा और जाना कि भाई जैन धर्म ये होता है, जैन धर्म में क्या होता है। तो जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने भद्रबाहु से ली, भद्रबाहु से ली। और छोटा मोटा अकाल नहीं पड़ा था, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, भद्रबाहु से ली। इसके बाद अपना सारा साम्राज्य
इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर, अब का पुत्र बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवण बेलगोला चले गए। इंपोर्टेंट स्थल आता है, जैनियों का प्रसिद्ध स्थल माना गया है श्रवण बेलगोला कर्नाटक। श्रवण कर्नाटक चले गए और क्या किया यहां श्रवण बेलगोला में? यहां है भैया चंद्रगिरी की पहाड़ी, आज भी हैं, आज भी आप जाएंगे, अभी भी हैं चंद्रगिरी की पहाड़ियां। और इन्हीं चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना व्रत द्वारा, जैन धर्म में एक होता भूखे प्यासे रहकर जान दे देना, सल्लेखना व्रत द्वारा प्राण त्याग दिए। बड़े अच्छे सम्राट थे। भारत में चक्रवर्ती कहने का इनका कारण है कि इन्होंने भारत की सीमाओं को आपका दक्षिण भारत से लेकर के पूर्वी भारत और साथ में आपका अफगानिस्तान, आपका भी मैंने बताया कंबोज, कांधार, काबुल, मकरान, यहां तक पहुंचा दिया। चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। अखंड भारत का निर्माण इन्होंने किया, लेकिन अंत में विक्षिप्त हो गए, दुखी हो गए। किस बात से? अकाल से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे? सल्लेखना व्रत, भूखे प्यासे रहकर, है ना, श्रवण बेलगोला में, और जैन धर्म में ही इसको सल्लेखना व्रत कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये भारत के मुक्तिदाता, मतलब बड़ा काम था। तो एक प्रसंग है छोटा सा, कि जैसे आपने सुना हो कि आचार्य चाणक्य इतने विशेष व्यक्ति क्यों है कि चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा श्रेय दिया जाता है आचार्य चाणक्य को। कारण है, जैसे एक बार ये अभी सेल्यूकस निकेटर नहीं था, तो सेल्यूकस निकेटर आया एक बार इंडिया में, और इंडिया में लगभग 1 महीने रह के गया, उसकी खातिरदारी हुई बढ़िया तरीके से। तो जब वापस जा रहा था तो उससे पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुरे से, तो पूछा था जी कोई दिक्कत तो नहीं इंडिया में? बोले दिक्कत कोई नहीं है, दांत पानी फिट हुआ, सब कुछ एकदम जबरदस्त। बस दिक्कत एक इस बात की है कि मैं 1 महीने से देख रहा हूँ कि कोई आदमी मेरी निगरानी करता, कुछ आदमी मेरी निगरानी पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला एकदम, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इतना साहस किसका हुआ कि भारत के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब नज़दीकी रिश्तेदारों पर निगाह रख सके, किसकी हिम्मत हुई? तो चाणक्य ने कहा कि महाराज ये काम मेरा है, क्योंकि आप बेशक ये भूल सकते हैं कि आपके रिश्तेदार हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते शायद कुछ चीज़ों को रिश्तेदारियों के चलते हुए नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी भारत का प्रधानमंत्री हूँ और ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि कोई चूक ना हो। विदेशी है, पता नहीं किस चीज़ के लिए आए, क्या है, कैसे है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी दिक्कत भैया? इतनी सी बात में किसी मेरे भाई को कोई परेशानी हो, थम्स अप क्रिएट करके बताएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला इसने साम्राज्य अपना किसको सौंप दिया? ये साम्राज्य इसने सौंप दिया अपना बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार को सौंप दिया। हेलेना का लड़का कौन था? हेलेना का लड़का था जस्टिन। हेलेना और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी हुआ था, जस्टिन है। पहले क्वेश्चन पूछ लो आप। चलो 4 मिनट रह रहे हैं, टॉपिक जब शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन पूछ लो आप। ऊपर देखो, कमेंट दिखाओ। नवीन, एक बच्चे के ऊपर कमेंट गया, हिंदी में लिख रहा था, अरे पगलू ठीक है, नीचे। अरे भाई भैया यार, थम्स पे क्यों रोक रहे हो? जो लिखा हुआ है वहां दिखाओ ना भैया। हमारा कमेंट सेक्शन वाला ठीक नहीं है, वही ऊपर नीचे कर रहा। आप बताओ क्या देख लूंगा? ठीक है, और चलो। पण मुद्रा थी, पण मुद्रा। एक बच्चा कह रहा, बच्चे वो करसापण, कर्स धातु होती है, पण मुद्रा को कहा जाता है, इसीलिए मैंने उसको करसापण बोला है। ठीक है, ताकतवर मुगल भी कांपते थे जब युद्ध में शिवाजी सम्मुख आते थे। हाँ, पढ़ाएंगे मराठा साम्राज्य में। सांस लो थोड़ी सी, फटो मत एकदम से, फटो मत भैया। इनके पास हाथी कितने? भैया देखो, जैसे ये देखो, ये बेबुनियादी प्रश्न है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये इसने 4 प्रांत दिए थे, तो उल्टे जब रिश्तेदारी होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी दे दिए थे। प्लूटार्क ने बोला इनके पास 6000 हाथियों की सेना थी, 6000 हाथियों की सेना लेकर के ये चले और संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक को इन्होंने रौंद डाला। ठीक है, ये बात अलग है। चलो, कोई दिक्कत? आगे आएंगे।
तो मैंने बोला बिंदुसार किसका पुत्र है? बिंदुसार पुत्र है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो ये मृत्यु हुई है ना, ये मृत्यु हुई है इनकी 298 बीसी में। कब? 298 बीसी में मृत्यु हुई है। और 298 बीसी में गद्दी पर कौन आ गया? आपका बिंदुसार आ गया। और कब तक रहेगा? 273 बीसी तक। क्या बोलेंगे? 273 बीसी तक रहेगा। और इसी के अन्य नाम है आपके, इसी के अन्य नाम कौन कौन से? इसके अन्य नाम है आपके, एक तो इसको कहा जाता अमित्र घात। अमित्र घात, अमित्र घात का मतलब होता है, लिख लेना, अमित्र घात का मतलब क्या होता है? दुश्मनों का नाश करने वाला। क्या बोलेंगे? दुश्मनों का, शत्रु का नाश करने वाला, उसी को बोलते हैं अमित्र घात। वारिसार, वारिसार नाम से किस, वारिसार नाम से किस शासक को जाना जाता है? इसी को जाना जाता है। भद्रसार के नाम से किस शासक को जाना जाता है? भद्रसार के नाम से इसी को जाना जाता है। सिंहसेन के नाम से, जैन जैन ग्रंथों में कहा गया है इसको सिंहसेन। सिंहसेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो सिंहसेन के नाम से ये भी बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत भैया? के एन का क्या मतलब है? के एन कहाँ लिख दिया? के एन का मतलब कर्नाटक होता है भैया। श्रवण बेलगोला कर्नाटक बोला तो है। के एन, श्रवण बेलगोला कर्नाटक बोला है, तुम ध्यान नहीं देते हो हैं। चलो, अब ये पुत्र किसका है? मैंने बताया ना, दुर्योध, ये दुर्धरा का पुत्र है। कभी इसको अंग्रेजन का समझ लो। दुर्धरा का पुत्र है बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का। और क्या बोलोगे? बिंदुसार जो पुत्र है ये किसका है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का बेटा है। इस बात को आपको याद रखना है। और इस बिंदुसार के बारे में क्या है? इसके दरबार में, इसके दरबार में देखो बड़े इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसके दरबार में दार्शनिक आए थे, विदेशी दार्शनिक बोलते हैं, जो बाहर से व्यक्ति आता है, सम्राट भेजता था। ये भेजते क्यों थे? जैसे वो आया आपका पहले, सेल्यूकस निकेटर ने भेज दिया था मेगास्थनीज को, क्यों आता था? तो ये प्रशासन देखते थे कि इतना बड़ा सम्राट है, आप उनके पास जाकर के देखो, उनके दरबार में रहो, और ये देख कर क्या होगा भाई, क्या शासन पद्धति उनकी है, क्या है। तो दूत इस तरह से भेजे जाते थे, कोई मैसेज लेकर के भी भेज जाते थे। इसके दरबार में, जो इसका दरबार है, इसके दरबार में आया कौन कौन था? बताएंगे एक बार? बोलो, इसके दरबार में कौन कौन आया था? एक तो एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। किसने? एंटियोकस ने भेजा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात में बोलो भैया। इसके दरबार में, इसके दरबार में एक तो आएगा फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस। और एक और व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति का नाम है आपका डायमेकस। इसके दरबार में फिलाडेल्फस, ऐसे लिख लेना, फिलाडेल्फस एंड डायमेकस आए। दूर दूर लिखना थोड़ा। अब ये कौन व्यक्ति हैं? फिलाडेल्फस आया इसके दरबार में, विदेशी है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, फिलाडेल्फस किसके दरबार में आया था? तो फिलाडेल्फस आया था आपका किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये जो आपका भैया, अगर मैं बात करता हूँ फिलाडेल्फस की, तो फिलाडेल्फस ये भेजा कितने सा? ये भेजा था आपका टॉलमी सेकंड ने। टॉलमी द्वितीय मिस्र का शासक था। टॉलमी द्वितीय कहाँ का शासक था? मिस्र का, ने भेजा। ऐसा नहीं लिखेंगे मिस्र देश को, गलत लिख रहा हूं मैं। मिस्र ने भेजा। किसने भेजा था? मिस्र देश से भेजा गया था। किसने भेजा था? टॉलमी सेकंड ने। क्या बोलोगे? टॉलमी सेकंड ने। ये डायमेकस किसने भेजा था? ये भेजा था आपका एंटीयोकस ने। किसने भेजा था? ये एंटीयोकस ने। और ये एंटीयोकस कहाँ का शासक था? ये था सीरिया का शासक, सीरिया का शासक। इसी डायमेकस के लिए कहा जाता है कि डायमेकस ने क्या क्या मंगाया था, क्यों भेजा था इसने इसको? इसने कही थी भैया, एक तो इंडिया की सूखी अंजीर फेमस है, सूखी अंजीर लेकर के आना, है ना। एक कहा था मदिरा लेकर के आना, शराब, शराब, इंडिया की शराब पीना चाह रहा है। और तीसरा कहा था दार्शनिक। तो दो चीजें तो बिंदुसार ने भेज दी थी, लेकिन ये जो तीसरी चीज थी दार्शनिक, इसके लिए मना कर दिया था। इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ जो फिलोसफर होते हैं, फिलोसफर मतलब विद्वान लोग जो हैं, दार्शनिक उन्हीं को कहा जाता है कि ऐसे फिलोसफर जिनकी कोई एक नई सोच हो किसी चीज को लेकर के, तो ऐसे व्यक्तियों का आदान प्रदान हमारे यहाँ नहीं होता है। तो बिंदुसार के दरबार में आने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है? फिलाडेल्फस है आपका, और डायमेकस है, भूलना मत। बोलो एक बार। देखो, एक पूछ रहा ये क्वेश्चन लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बेटा लेखपाल में 25 क्वेश्चन आएंगे, जैसा मान के चलो, तो इंपॉर्टेंट तो 25 ही हैं वो दरअसल में, अगर वास्तविकता देखें तो। जैसे यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आएंगे आपके,
जीएस के, है ना, सॉरी 38 क्वेश्चन आएंगे, तो महत्वपूर्ण तो वो 38 ही हैं भैया। अब बताओ क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकता हूँ। काश मेरे पास ऐसा कुछ होता कि मैं आपको वो 25% तैयार करवा देता पहली क्लास में, और कोर्स की फीस रख लेते, फिर तो कोर्स की फीस क्या, कोर्स की फीस फिर तो 50,000 भी हो सकती थी, या नहीं होती। तुम विश्वास नहीं करते, कहते झूठ बोल रहे हो। भैया सीखने का समय होता है, क्वेश्चन की बात एक अलग होती है, प्रश्न बनाना परीक्षा में एक अलग है, लेकिन आप एक छात्र हैं, आप अपने जीवन में क्या करेंगे ये बात तय होती है आपके अध्ययन से। कोई भी, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, या इससे बड़ी कोई परीक्षा हो, या इससे छोटी कोई परीक्षा हो, वो हमेशा आपका अध्ययन तय करेगा। तो बात महत्वपूर्ण ये है, आप अध्ययन कितना कर रहे हैं। चलो भाई, ये इतनी बात मैंने बताई। बिंदुसार के बारे में जरूर बात याद रख लेना। एक पूछा जाता है, बिंदुसार के समय अशांति कहां पर थी, लिखना। इसके समय पर तक्षशिला, जो तक्षशिला भारत से बाहर था, तक्षशिला विश्वविद्यालय वाला क्षेत्र, तक्षशिला में अशांति थी। तक्षशिला में क्या थी, अशांति थी। ठीक है, जिसका दमन करने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। ये सुसीम को भेजा। तो सुसीम किसका बेटा है, सुसीम किसका बेटा है, बिंदुसार का, है ना। और बिंदुसार के 2 पुत्र हैं इसके, और यहीं से अगली क्लास शुरू होगी आपकी। बिंदुसार के 2 पुत्र, कौन कौन से 2 पुत्र थे इसके बिंदुसार के। एक तो है आपका सुसीम, सुसीम तो है बड़ा बेटा, लिख लेना बड़ा है ये, और छोटा बेटा है अशोक। ठीक है। और अगर कोई पूछे बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इस समय भी आचार्य चाणक्य थे, इसके अंतिम समय तक। कौन थे यहां प्रधानमंत्री, यहां भी प्रधानमंत्री आपके चाणक्य ही थे। और इसके बाद संघर्ष शुरू होगा, कहेंगे कि सिंघली अनुश्रुति बताएगी कि अशोक ने गद्दी हथियाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, और उसमें इसका साथ देगा चाणक्य जी का पोता राधागुप्त। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान था आपका किसका, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का योगदान था, उसी तरह अशोक के शासनकाल के लिए योगदान देगा आपका राधागुप्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले भैया अभी बात बताऊंगा मैं आगे, पहले सुसीम को भेजा जाएगा, सुसीम के बाद में फिर अशोक को भेजा जाएगा, अशोक चाल चलेगा, गड्ढा खुदवाएगा, सुसीम को मरवा देगा, उसके हाथी को गड्ढे में गिरवा देगा, है ना, चाल चल करके, वो बताएंगे सब कुछ। चलो, सर मौर्य की मृत्यु का कारण है ये कलाकार, नहीं बताया, संलेखना व्रत नहीं बताया। चलो, सर जी चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कैसे कर लिया, तो जैन धर्म को मानता था। अच्छा, जैन धर्म के लोग शादी नहीं करते, ये किसने बताया आपको। एक अवस्था ही तो होती है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है भाई। जितने भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं शादी नहीं कर रहे। सर जी मौर्य की मृत्यु के कारण भैया संलेखना व्रत है, भूखे रह करके उसने अपनी जान दी थी, भूखे रह करके प्राण गवाए। सिकंदर का भारत में जल सेनापति कौन था, निर्याकस था बेटा, बता दिया ये प्रश्न भी बता दिया। आगे चलो, सर जी मेरा नाम ले लो भाई, इनका नाम दिखाओ, इनका नाम क्या है, नितेश पाल। 2 और 3 5 गुलाब भेज रखे हैं इन्होंने, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो भैया अच्छे से पढ़ते रहो, ओके, अच्छे से पढ़ते रहो बच्चा, इधर उधर फोकस मत करो बिल्कुल भी। जो शांत बच्चे हैं उनकी तरह बनो। तुम में पता तुम कमेंट कितने करते हो, तुम कमेंट करते हो 500 600, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चे कमेंट करते हो। ये बाकी के बारे में सोच लो जो ये चुप पढ़ते रहते हैं, या घाटा करवा देंगे, तुम्हारा समय खराब करते रहते हो तुम। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। को बता रहा था, हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से वापस आ गया हूँ भैया, मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ फिर से आप लोगों से कि सैटरडे का बच्चे याद रख लेना। सैटरडे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आने वाला सैटरडे है, परसों परसों हर किसी के लिए साइंस की मैराथन है, हर किसी के लिए साइंस की मैराथन। सुबह 8 बजे भैया हर हाल में आना है, ठीक है, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आ जाना भैया मैराथन में।
रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए बच्चे कि बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैराथन है बच्चे। अपना विशेष प्रयास करके विशेष प्रश्न आपको देने की कोशिश करूंगा, विशेष तरह से चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि साइंस एक जटिल सब्जेक्ट है जो आपके समझ में कभी कभार नहीं आता है। वादा करता हूँ एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ओके, जरूर आना है, ठीक है। कब आना है? परसों सैटरडे 8 तारीख सुबह 8 बजे। और इसके लिए शेयर कर देना जितना कर सकते हो इस क्लास को, ठीक है। ओके, टेक केयर।